अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं? सब ठीक हैं? मेरे दोस्त भाई जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। भाईजान, मैं आज एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो चंद दिनों पहले मेरे साथ हुआ है। मैं इस्लामाबाद आया हूँ, तकरीबन डेढ़ डेढ़ से 2 माह हो गए हैं। और आपको पता है कि जो भी बंदा इस्लामाबाद आता है स्टार्ट में, तो या किसी भी आउट ऑफ सिटी में जाता है, किसी बड़े शहर में जाता है, छोटे शहर का बंदा किसी बड़े शहर में जाता है, तो उसे सबसे पहले वहाँ पे जाने के बाद जॉब की ज़रूरत होती है। जॉब के लिए जाता है, वो रोज़ी के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है, ताकि वो अच्छा रोज़गार कमा सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, इसी हवाले से मैंने कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी थी। जो हमारे दोस्त अहबाब गाँव से आए हुए होते हैं बड़े शहरों में, और वो जॉब वगैरह की तलाश में होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे अनसर हम हमारे मुल्क के अंदर पाए जाते हैं जो फ्रॉड कर लेते हैं, जो धोखा दे देते हैं, जो फ्रॉड करके उनसे उनका हौसला, उनकी हिम्मत और जो उनका काम करने का जज्बा होता है, और जो हमारी नौजवान नस्ल है जिनका टैलेंट अभी निखरना होता है, बाहर निकलना होता है, वो उनका टैलेंट दबा देते हैं। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि जॉब के लिए बुलाते हैं, जो चंद दिनों पहले मेरे साथ हुआ है। मुझे किसी भाई ने बताया कि एक कंपनी है जिसमें काम की ज़रूरत है अपना लड़कों की। तो मैं उनसे पूछता रहा कि भाईजान क्या काम है उनका, क्या करते हैं वो, क्या फील्ड है उनकी, किस चीज़ का उनका काम है, तो कौन सी कंपनी है, नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, और उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की हुई है वो पोस्ट आपको सेंड कर देता हूँ। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि क्या मामलात हैं क्या नहीं है। तो दोस्तों, वो जैसे ही मेरे पास उन्होंने सेंड की व्हाट्सअप के ऊपर, तो एक जॉब का उन्होंने लिखा हुआ था कि हमें 8 से 10 लोगों की ज़रूरत है, मेल की। तो उनकी ज़रूरत है ऑफिस काम के लिए, ऑफिस जॉब के लिए। और उन्होंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था कि इस नंबर पर रब्ता करके ना, तो आप आ सकते हैं, हमसे रब्ता करके ना अपनी सीवी वगैरह भेज सकते हैं। तो उन्होंने अपना व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था। तो दोस्तों, मैंने उस नंबर पे रब्ता किया, मैंने उस नंबर पे व्हाट्सअप किया, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दीजिए, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो आपको हायर कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने अपनी सीवी वगैरह भेज दी, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वेट कीजिए, आपको ऑफिस से कॉल आएगी तो फिर आप रब्ता कीजिएगा। जब ऑफिस से कॉल आए तो फिर ऑफिस आइएगा, आपका इंटरव्यू होगा। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा दोस्तों, ऐसे हुआ कि 2 दिन के बाद ऑफिस से कॉल आ गई, मेरा रब्ता करने के बाद 2 दिन बाद मैं ऑफिस गया। अच्छा, मुझे कॉल आई, कॉल करके उन्होंने बुलाया मुझे कि एक दिन छोड़ के अगले दिन आपने इंटरव्यू के लिए आना है। ठीक है जी। तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ G10 में। तो मुझे उन्होंने बताया कि आपने आना है खन्ना पुल। यहाँ से तकरीबन है कोई 15-16 किलोमीटर दूर है यहाँ से ना खन्ना पुल। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे आइएगा आप। तो वहाँ पे आपसे ना इंशाल्लाह हम इंटरव्यू लेंगे। तो आपका जो है का एक दिन छोड़ के अगले दिन आपका इंटरव्यू है, तो आपने लाजमी टाइम पे आ जाना है 10:30 बजे सुबह के टाइम। मैंने कहा ठीक है जी। मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार मेरी जॉब लगने वाली है, जिसके लिए मैं परेशान था, इतना मैं भाग दौड़ कर रहा था, काफ़ी जगहों पे मैंने सीवी भी जमा कराई थी। तो एक जॉबलेस बंदे के लिए ये बात भी अगर वो उसे मालूम हो कि हाँ यार कहीं ना कहीं मुझे चांस मिल रहा है और उन्होंने मुझे बुला लिया इंटरव्यू के लिए, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। वो कहते हैं चलें कोशिश करते हैं, अल्लाह मियाँ करे कि जॉब मिल जाए। हर बंदे को रोज़ी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, वो ऐसे हुआ कि मैं उनके पास गया। सुबह मैं तकरीबन 6:30 बजे उठा, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, अच्छा मैंने सूट पहना और मैं निकल पड़ा जी इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे पहुँचा मैं इंटरव्यू के लिए। तो भाइयों देखें, सुबह 7 बजे से वो मेरे साथ राब्ते में थे। हालांकि ऐसा नहीं होता, जिस बंदे को ज़रूरत होती है जॉब की वो खुद ही कोशिश करता है कि मैं टाइम से पहुँचूँ। मगर मैं खुद परेशान था कि उनके उसी नंबर से मुझे बार बार कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि हाँ भाई आप कहाँ पहुँचे हैं, आप लेट ना हो जाइएगा, आप टाइम से पहुँच जाइएगा। अच्छा, ये चीज़ें देख के ना मैं समझा कि यार कोई बड़ी कंपनी है, कोई अच्छी कंपनी है जिसमें जॉब की ज़रूरत है, जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं और उनको लोगों की वाकई में ज़रूरत है। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे लग रहा था कि यार जैसे वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उम्मीद है कि मुझे हायर कर लेंगे। तो दोस्तों, उनसे रब्ता होता रहा, मैं बताता रहा कि मैं रास्ते में हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो
उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब पहुंचिएगा ना, जो लोकेशन उन्होंने बताई थी, वहाँ पहुंचने के बाद तो आपने रब्ता करना है, हम एक लड़का भेजेंगे, वो आपको रिसीव कर लेगा। मैंने कहा क्या ही बात है सर, इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं वहाँ पे उनके ऑफिस में नहीं गया हुआ था, मुझे नहीं पता था कहाँ पे है। तो उन्होंने अपना लड़का भेजा, वो आया, मुझे आके रिसीव करके लेके गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से ना बंदे को गाइड करते हैं, कवर करते हैं, वो कैसे कवर कर लेते हैं बंदे को, बंदा वो सोच ही नहीं सकता, वो सोचता है कि यार बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, इनको लोगों की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि मेरी हायरिंग हो जाएगी, जॉब मेरी लग जाएगी। तो दोस्तों वो मुझे आया बंदा एक रिसीव करने के लिए, उसने टाई कोट पहनी हो, तो उस बंदे ने मुझे रिसीव किया, रिसीव करके लेके गया ऑफिस। तो ऑफिस ले जाने के बाद जब मैंने वहाँ पे सबसे पहला मंजर देखा दोस्तों, मैं देख के हैरान हो गया कि वहाँ पे तकरीबन यकीन करें 200-250 लोग थे, और सब मतलब गहमा गहमी मची हुई थी ऑफिस के अंदर। और हर बंदा जो है ना, वो जिससे मैं पूछ रहा था ना, वो कह रहा था कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, हर दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो मैं परेशान हो गया वहाँ पे ये हालात देख के कि भाईजान ये कितने लोगों की हायरिंग करेंगे, कितने लोगों की इनको ज़रूरत है। अच्छा, फिर मैं, जो बंदा मुझे रिसीव करने के लिए आया था, मैंने उससे पूछा कि भाईजान आप मुझे ये बताएं कि ये डेली आपकी इतनी लोगों की इंटरव्यू होते हैं? तो वो कहता नहीं, ये कभी कभी होता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम हायरिंग करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, तो वो इंटरव्यू के लिए आते हैं लोग। मैंने कहा चलें, शायद इतनी बड़ी कंपनी है, कोई ब्रांड है जिनको इतने लोगों की ज़रूरत है, मैंने कहा हो सकता है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका ना इंटरव्यू मैं करवा देता हूँ। तो वो बंदा जिसने टाई कोट पहनी हुई है, मैं थोड़ा सा डिसेबल बंदा हूँ, तो यकीन करें वो मेरे लिए चेयर लेके आ रहा है, मैं चेयर पे बैठा हूँ, वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, मुझसे पानी पूछ रहा है, मुझे कह रहा है कि नाश्ता आपने किया नहीं किया। मैं परेशान, मैंने कहा यार ठीक है, लोग जहाँ पे भी जॉब वगैरह देते हैं अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, मगर ये कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट हो रही है मेरी। मैं खुद इस चीज़ से परेशान था। मैंने कहा यार इतने लोगों को बुलाया हुआ है इन्होंने, और हर बंदे के साथ एक बंदा उनका कंपनी वालों का था जो उसको देख रहा था, जो उसको गाइड कर रहा था कि कहाँ पे जाना है, कैसे इंटरव्यू देना है, क्या मामला करने हैं, मतलब कैसे आपने ऑफिस के अंदर आपको उसको परेशानी ना हो। इसलिए उनका ऑफिस वालों का एक बंदा जो है ना उनके साथ था, जो उनको गाइड कर रहा था, जो उनको सारी चीज़ें बता रहा था, समझा रहा था। थोड़ी देर के बाद दोस्तों वो गया, वो कहता मैं कोशिश करता हूँ कि आपका इंटरव्यू जल्दी करवा दूँ। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, बेहतर है। तो मुझे उन्होंने चेयर पे बिठाया हुआ था, बाहर रश लगा हुआ था लोगों का। तो वो अंदर गया, अंदर जाके ना पता करके आया, तो उन्होंने बुला लिया मुझे इंटरव्यू के लिए। वो कहते चले आपका इंटरव्यू शुरू होने वाले। मैंने कहा चलें ठीक है सर। वो मुझे साथ लेके गया। तो भाई मैं जब इंटरव्यू वाले रूम में गया, अंदर गया, तो वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, यंग जनरेशन के थे, तकरीबन 20-21 साल की एज होगी उनकी, जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने 2-3 सवाल किए भाई मुझसे, सिंपल से। उन्होंने मुझसे पहले से ये पूछा कि आपको इस कंपनी के बारे में, काम के बारे में किसने बताया, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे जॉब है? तो मैंने उन्हें बताया कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यार यहाँ पे ना जॉब के लिए जगह है, तो आप वहाँ पे चले जाइए। तो मैंने नंबर दिया हुआ था व्हाट्सएप को, उस पर रब्ता किया, तो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझसे एक और सवाल किया कि वेलनेस क्या चीज़ है, आपको पता है? मैंने कहा सर वेलनेस मैंने नाम तो सुना हुआ है, मगर मुझे सही से नहीं पता कि क्या चीज़ है, क्या इसका काम है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा चीज़। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ मुझसे पूछी कि WHO का पता है? मैंने कहा हाँ सर, WHO का पता है, ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे को पता है, थोड़ा सा भी नॉलेज रखने वाले बंदे को पता है कि वो मेडिसिन की कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप माशाल्लाह कैपेबल हैं, मैं आपसे मुतमईन हूँ, सेटिस्फाई हूँ, तो आपकी हायरिंग हो जाएगी, मगर उससे पहले आपको सेशन लेना पड़ेगा। वो 2 दिन का सेशन है आपका, तो वो आपको सेशन लेना पड़ेगा। वो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको काम सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना है, क्या मामला है, इस कंपनी में कैसे काम हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो वेल एंड गुड हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसके साथ ही मुझे बता दिया कि भाईजान रिहाइश के लिए और खाने पीने के लिए हमारी छोटी सी सिक्योरिटी होती है, वो टोकन बनता है, वो सिक्योरिटी फीस आपको देनी पड़ेगी। फिर आपने वो टोकन के, जब आपको कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड होगा तो आप इंटरव्यू में उसके अंदर बैठ सकेंगे, सेशन के अंदर बैठ सकेंगे, जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाएगी काम करने की। मैंने कहा सर ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो वो कहते 6,000 का वो कार्ड बनवाना पड़ेगा। मैंने कहा सर इतने तो मेरे पास नहीं है 6,000 रुपये, मैं अचानक से आया, मुझे नहीं पता था कि मैं जॉब के लिए आया हूँ। मैं तो जॉब जो बंदा लेने के लिए जाता है तो वो पैसे काम करने के बाद पैसे लेता है, देता तो नहीं है।
تو اسی حساب سے میں نے کہا سر میرے پاس تو نہیں ہے, میں تو نہیں لے کے آیا, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ پیسے یہاں پہ آپ کو ضرورت ہوں گی یا مجھے اپنا آپ کو دینے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پاکٹ میں اس وقت کتنے ہیں. حالانکہ میرے پاس پیسے تھے, میں نے رکھے ہوئے تھے, مگر میں اتنا رش دیکھ کے ان کے گہما گہمی دیکھ کے نا تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ یار جاب کرنے والا بندہ تو پیسے لیتا ہے, یہ مجھ سے کیوں لے رہے ہیں, یہ کیوں مانگ رہے ہیں 6,000 روپے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں. تو نا میرا تھوڑا سا نا دل مطمئن نہیں ہوا, تو اس وجہ سے نا میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کی پاکٹ میں کتنے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس 2,000 روپے ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کا کچھ نہ کچھ کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ 2,000 روپے دیے آپ بھائی کو جو آپ کو لے کے آیا, جس نے مجھے رسیو کیا تھا, تو آگے جو معاملات ہیں وہ پھر یہ بھائی آپ کو سمجھا دیں گے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. بھائی صاحب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کہ مجھے ایک جا کے نا سیپریٹ روم میں بٹھا دیا, مجھ سے وہ 2,000 روپے لے لیا, اور جو مجھے رسیو کرنے کے لیے آیا تھا بندہ, جس بندے نے ٹائی کوٹ پہن رکھی تھی, جو بندہ ماشاءاللہ ایک لگ رہا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں کتنی اچھی جاب کر رہا ہے, کتنی اچھی انکم لے رہا ہوگا, ایسی اس نے اپنی مطلب پوزیشن بنا رکھی تھی, ایسا مطلب اپنے آپ کو نا سیٹ کر رکھا تھا. تو 3 پیس اس نے پہنا ہوا تھا. تو وہ بندہ جو بندہ پہلے لگا ہوا ہے, اور نیو ہائرنگ والے بندے کو اس نے ایک روم میں بٹھایا, چیئر دی, اس کے بعد وہ خود گیا جہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ 200-250 بندہ ان کے پاس آیا ہوا تھا, جس کی لائن لگی ہوئی تھی اچھی خاصی, وہ صرف کارڈ بنوانے کے لیے. تو انہوں نے پیسے جمع کرانے تھے, تو وہ کارڈ انہوں نے دینا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک روم میں بٹھا دیا, وہ بندہ گیا خود جا کے اپنا کارڈ بنوایا, لائن خود لگا. کارڈ بنوانے کے بعد میرے پاس آیا, مجھے بلایا کہ آ جائیں جی آپ کا کارڈ بن گیا, تو آپ کو سیشن میں بھیجتے ہیں. وہ سیشن میں جا کے نا آپ کی ٹریننگ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بندہ لے کے گیا, مجھے ٹریننگ سینٹر میں بٹھا دیا. ایک بڑا سا ہال بنا ہوا تھا, وہاں پہ میکسیمم مجھ سے پہلے ہی تقریباً 150 بندہ بیٹھا ہوا تھا, میکسیمم 150 بندہ ہوگا. تو وہاں پہ ابھی لوگ آ بھی رہے تھے میرے جیسے, مطلب کچھ لوگ آئے ہوئے تھے پہلے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ میرے جیسے آ رہے تھے. دیکھ کے حیران ہو گیا, یار اتنے لوگوں کو انہوں نے یہ ٹریننگ دے رہے ہیں, اتنے لوگوں کی ان کو ضرورت ہے. انہوں نے بھائی جان پورا کا پورا پلازا میرے خیال میں رینٹ پہ لے رکھا تھا, رینٹ پہ تھا یا ان کا اپنا تھا, مجھے اس چیز کا نہیں پتا, مگر اتنا بڑا ہال تھا وہ. اس ہال کے اندر چیئرز لگی ہوئی تھی, سامنے ایک پروجیکٹر لگا ہوا تھا, اور ایک سپیکر 2 بڑے لگا رکھے تھے, اور وہاں پہ نعت چل رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ویٹ کریں, کچھ دیر کے بعد ہمارا سینئر آئے گا, تو وہ آپ کو لیکچر دے گا, وہ آپ کو کمپنی کے بارے میں بتائے گا کہ کیا کمپنی ہے, کیسے کام کرنا ہے, آپ کو کام سکھائے گا, آپ کو ٹریننگ دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو سر مجھے انہوں نے چیئر پہ بٹھا دیا. اچھا, چیئر پہ بٹھانے کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا 100 روپے اور دیں, 100 روپے اور دیں. میں نے کہا سر کس لیے؟ تو کہتے ہیں آپ یہ نا آپ کو رائٹنگ کرنی پڑے گی, لکھنا پڑے گا نا, تو جو آپ کو سکھائیں گے تو وہ آپ کو لکھنا پڑے گا, تو اس وجہ سے آپ کو ایک کاپی چاہیے لکھنے کے لیے, نوٹ بک چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو میں نے 100 روپیہ انہیں اور دے دیا. تو وہ کہ میرے لیے ایک کاپی اور بال پینٹ لے کے آئے. اچھا, کاپی اور بال پینٹ لے کے آئے, انہوں نے مجھے دیا. باقی میں نے سب لوگوں کو دیکھا کہ وہ سب نے نا ایک نوٹ بک لی ہوئی ہے اور ایک بال پینٹ لیا ہوا ہے ہاتھ میں. تو بھائیوں وہ بیٹھے, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. نعت چل رہی تھی, وہ میں چھوٹی سی میں نے وہاں پہ نا ایک شارٹ بنائی تھی, تو وہ شارٹ بھی میں نا انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. جب انہوں نے اپنا ہال میں لے کے گئے تھے ٹریننگ کے لیے, اور وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا میں, تو کچھ دیر کے بعد بھائی جان انہوں نے نعت بند کر دی. تو ایک بھائی آیا, بھائی آنے سے پہلے نا, جس نے ہمیں ٹریننگ دینی تھی, اس کے آنے سے پہلے ایک انہوں نے اس کی ہائی پریڈ کی, اس بندے کی, کہ یہ بندہ کیا ہے, اس نے کتنے لیکچر دیے ہوئے ہیں, اور یہ کتنا زیادہ مطلب
इस कंपनी से अर्न कर चुका है, कमा चुका है, ये इस कंपनी ने इस बंदे को क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो वो एक वीडियो की शॉर्ट्स बनाई हुई थी, तो वो शॉर्ट्स दिखा रहे थे, वो वीडियो की ना उसका पूरी डिटेल दिखा रहे थे कि ये बंदा कितनी मतलब अचीव कर चुका है, कितनी चीज़ें इस कंपनी में काम करने के बाद। तो वो दिखा रहे थे भाई, वो कभी दुबई में है वीडियोस के अंदर, वो इंजॉय कर रहा है, उसको सिविक हुंडा गाड़ी दी हुई है, उसने वो अचीव किया हुआ है, और पता नहीं क्या से क्या दिखा रहे थे ना, ऐसे हाइप क्रिएट कर दी ना उस बंदे की कि यार ये बंदा कोई चीज़ है जो आपको लेक्चर देने के लिए आ रहा है, सिखाने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों कुछ देर के बाद वो बंदा आ गया, वो जी पूरा हाल ने उसे बड़े अच्छे से वेलकम किया, सब लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वो बंदा आया स्टेज पे आके खड़ा हो गया। तो आते ही उसने सबसे पहले कहा कि भाईजान, बहैसियत मुसलमान हमने सबसे पहले तिलावत कुरान से आगाज़ करना है। तो वो उन्होंने तिलावत की कुरान की। तो तिलावत के बाद उन्होंने नात खानी की, एक नात पढ़ी। नात पढ़ने के बाद उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कौमी तराना चलाया, पाकिस्तान का कौमी तराना चलाया। तो तराना चलाने के बाद फिर उन्होंने जी अपनी लेक्चर का आगाज़ किया। अच्छा, लेक्चर में उनके क्या था, उनके लेक्चर में ये था कि वो बता रहे थे कि दुनिया में रिसेशन कैसे आए, दुनिया में जो जितने भी ममालिक में रिसेशन आए हैं वो क्यों आए, किस वजह से आए, और पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा गरीब रह जाने की वजह क्या है, पाकिस्तान इतना नीचे क्यों आया, और दुनिया इतनी तरक्की क्यों कर गई है। ये चीज़ें उन्होंने गाइड की, और ये चीज़ें जो उन्होंने बताई वो ऐसे इस तरीके से बताई, ऐसे माइंड सेट किया लोगों का, ऐसे ब्रेन वॉश किया कि लोग कहें कि हाँ यार ये बंदा ठीक कह रहा है। और उनमें से कुछ बातें सही भी थी, जिनकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गरीब और गुर्बत में चला गया। उनकी कुछ बातें वो जो बता रहे थे और दुनिया आगे हमसे चलेगी, वो बातें उनकी ठीक भी थी। उन्होंने बताया कि जी दुनिया में सबसे पहले बिजनेस का क्या मॉडल था, जब दुनिया बनी, दुनिया स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले बिजनेस का, कारोबार का क्या मॉडल था। तो उन्होंने बताया कि लोग एक दूसरे से, जिसके पास चीनी होती थी, या फिर चीनी तो मैं नहीं कह सकता, गुड़ था उस वक्त, तो उनके कहने का मकसद ये था कि जिसके पास कपास थी तो वो कपास दे के गंदम ले लेता था। तो वो वाला दौर भी उन्होंने बताया कि वो कैसे दौर वर्क कर रहा था, कैसे काम कर रहा था। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया आया, उन्होंने इंडस्ट्रियल लगाई तो करेंसी आई, पैसा आया, तो फिर इंडस्ट्री में लोगों ने काम किया तो उसके मुवाज़ने में उनको पैसा मिला। इस तरह की ना मतलब उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि कैसे दुनिया ने तरक्की की। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पीछे रह जाने की असल वजह क्या है, पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि हमने अपने आप को दुनिया के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से खुद को चेंज नहीं किया, इस वजह से हम पीछे रह गए। तो उनका बताना ये था कि आजकल जो चल रहा है, जो मतलब है कि निज़ाम चल रहा है दुनिया के अंदर, और जो जिससे लोग तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो है वेलनेस। पहले वो बता रहे थे, इससे पहले था वो अपना ऑनलाइन का काम। ऑनलाइन के काम के बाद वो अब बताते हैं कि वो वेलनेस का नाम ले रहे थे, कि वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा कोई काम है जिसमें ना दुनिया पूरी वो इसमें शामिल हो रही है, वेलनेस में शामिल हो रही है। पहले लोग कर रहे थे, ऑनलाइन काम कर रहे थे, तो ऑनलाइन से सारी दुनिया ने शिफ्ट होकर वेलनेस पे आ गए हैं। उनका लास्ट मतलब उन्होंने बात ये बताई। अच्छा मेरे भाइयों, उन्होंने गाइड सही किया, उन्होंने बताया सारा कुछ ठीक है। एंड में उन्होंने ये बताया कि जो हमारी कंपनी है, मिसाल के तौर पर जो उनका कंपनी है, उन्होंने बताई टाइनची नाम की से कंपनी। हालांकि उन्होंने टाइनची नाम नहीं बताया वो पूरे लेक्चर के अंदर। मैंने किसी भाई से पूछा लेक्चर करने के बाद, उन्होंने मुझे बताया था कि कंपनी का नाम असल में है क्या। तो उनकी कंपनी का नाम है टाइनची, जो बाहर की कंपनी है वो बताते हैं, और ये मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं। और हमारे जो मुल्क के अंदर उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो 2 प्रोजेक्ट कौन से बताया जी उन्होंने वो तो 2 प्रोजेक्ट बताए हैं, एक हेल्थ का और एक एजुकेशन का। मतलब ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर आपको जॉब दी जाएगी। एक हेल्थ का उनका अपना प्रोजेक्ट है, और दूसरा का और एजुकेशन का। तो भाइयों लगता है ऐसे, अब मैंने वहाँ पे देखा हाल के अंदर लोग मतलब इतना ज़्यादा उनकी ना बातों से, उनके लेक्चर से, उनकी तकरीर से, इतनी ज़्यादा उनके ब्रेन वॉश करने से इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए कि उनकी हर बात पे क्लैपिंग कर रहे थे। वो जब निकले वहाँ से लेक्चर देने के बाद, तो सारा का सारा हाल खड़ा होकर उनके लिए क्लैपिंग कर रहा था। मतलब इस तरीके से उन्होंने सेटिस्फाई किया, इस तरीके से उन्होंने ब्रेन वॉश किया। तकरीबन 4 से 5 घंटे का भाईजान उनका लेक्चर था। वो लेक्चर सुना,
وہ لیکچر سننے کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بھائی جان ٹھیک ہے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، دنیا آگے جا رہی ہے، انہوں نے ساری باتیں صحیح بتائی ہے، دنیا میں ریسیشن بھی آئے ہیں، لوگوں نے ریسیشن میں لوگوں کی حالت بدتر ہو جاتی ہے، غربت ہو جاتی ہے، ہماری بھی ایسی حالت ہوئی پڑی ہے، صحیح ہے، ساری باتیں اوکے کی رپورٹ ہے، مگر مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا کام کیا ہے. اور انہوں نے اپنی کمپنی کا نام نہیں بتایا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ویلنس نام ہے جس میں پوری دنیا شامل ہو رہی ہے. مطلب ساری انڈسٹریاں ویلنس کے اندر آ رہی ہیں جو آن لائن کام کرنے والی تھی، اور آپ کی کمپنی کو ویلنس کو پوری دنیا قبول کرتی ہے، مانتی ہے. مطلب وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ ایسی کمپنی ہے جس نے لوگوں کی زندگی بدل دی، اور آپ اس کمپنی میں آئے ہیں، اور وہی کمپنی ہے جو آپ کی زندگی بھی بدلے گی. تو میرے بھائیوں یہ باتیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، سننے کے لیے تو بہت اچھی تھی. تو ابھی تک مجھے نہیں پتہ لگا تھا کہ بیسیکلی کام کیا کرنا ہے، انہوں میں کام ہے کیا کمپنی کے اندر، جو کام کر کے ہمیں جاب دی جائے گی جس کام کے لیے، مجھے نہیں پتہ لگا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. بہرحال جی لیکچر ختم ہو گیا. لیکچر ختم ہونے کے بعد میں جیسے ہی باہر نکلا تو جو بندہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا، جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا وہاں پہ آفس لے کے گیا تھا مجھے، وہ بندہ باہر کھڑا تھا میرے ویٹ میں. اب وہ ٹائی کوٹ لگا کے 3 پیس پہن کے وہ میرے لیے باہر کھڑا ہے. اچھا میں جیسے باہر نکلا اس نے مجھے ویلکم کیا، ہاتھ ملایا، مجھ سے پوچھا کہ سنا ہے بھائی کیسا رہا آپ کا لیکچر. میں نے کہا سر بہت اچھا رہا، ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتے کچھ سمجھ آئی. میں نے کہا ہاں سر بہت سمجھ آئی. میں انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت اچھے سے سمجھ آئی. میں نے تھوڑی سی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی مجھے ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی. کہتے کیا؟ میں نے کہا بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کام کیا کرنا ہے. وہ ہماری کمپنی ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کام ہے، کام کیا ہے؟ ڈیٹا انٹری کا کام ہے، کوئی باہر بکنگ کا کام ہے، کوئی چیز ہم نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے، مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا. وہ کہتے نہیں ٹینشن نہیں لیں، آپ ایک اور سیشن ہوگا کل، اس میں آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. اچھا جی جب لیکچر ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا نا، ان کا پورا ایک ٹریننگ سیشن چلا گیا 4-5 گھنٹے کا، وہ ہم نے سن لیا. اس کے بعد ان کا نا یہ نظام تھا کہ وہ سننے کے بعد آپ نے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہے وہ سارے ایک روم میں جائیں گے، ایک روم میں جا کے اپنا فیڈ بیک دیں گے جو انہوں نے سکھایا تھا، مطلب جو انہوں نے لیکچر دیا تھا، جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کیا چیز ہے، کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. مطلب انہوں نے بتایا تو یہ نہیں تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دنیا میں ریسیشن کیسے آیا اور ہم غریب کیسے رہ گئے، دنیا امیر کیسے ہو گئی. تو اس کا ایک فیڈ بیک وہ کہتے دینا تھا. ٹھیک ہے جی، فیڈ بیک لینے کے لیے وہ لے کے گئے ہمیں ایک روم میں. تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو خود کو کہہ رہا تھا کہ میں ریٹائر فوجی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں وہ بتا رہا تھا ایک بندے کو مطلب کھڑا کر کے پوچھ رہا تھا، سنائیں جی آپ نے آج کیا سیکھا سیشن کے اندر، کیا سیکھا، آپ کو کام کی کیا سمجھ آئی ہے. تو میرے بھائیوں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ بھائی جان وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیا میں ریسیشن کیسے ہے، غربت کیسے ہے. یہ اس کو بٹھا دیا، دوسرے کو کھڑا کر دیا، سنائیں بھائی آپ نے کیا سیکھا. تو وہ بتا رہا تھا کہ بھائی جان دنیا میں پہلے بزنس کرنے کا کیا ماڈل تھا، لوگ ایک پروڈکٹ دے کے دوسرا پروڈکٹ لیتے تھے، پھر اس کے بعد انڈسٹری ایریا آیا، کرنسی آئی، لوگ انڈسٹری میں جا کے کام کرتے تھے اور ان کو اس کے بدلے میں پیسے ملتے تھے. انہوں نے یہ بتایا. 3 بندوں سے انہوں نے پوچھا ایسے کہ بھائی آپ نے کیا سیکھا، کیا آپ کو پتہ لگا. تو انہوں نے بتایا جتنا ان کو سمجھ آئی، لوگوں کو جتنی ان کے اندر مطلب یاد رہ گیا کہ ہاں یہ ہمیں بتایا گیا تو اس کے بارے میں بتایا. تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی ہائرنگ ہو جائے گی. اور میں بھی چند مہینے پہلے آپ ہی کی طرح تھا، 6 مہینے پہلے میں اس کمپنی کے اندر آیا ہوں. جو بندہ فیڈ بیک لے رہا تھا اور ایک ہال بنا ہوا تھا چھوٹا سا، تو اس ہال کے اندر تقریباً 80-90 بندہ ہوگا جن سے وہ فیڈ بیک لے رہے تھے. تو وہ بندہ کہتے جی میں 6 مہینے پہلے آیا ہوں، 6 مہینے کے پہلے میں آپ ہی کی طرح تھا، یہ سامنے والی چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا. آج دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کمپنی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کمپنی مجھے اتنا کچھ دے گی. تو میں محنت کر رہا ہوں، ایفرٹ کر رہا ہوں، کمپنی مجھے اور بھی دے رہی ہے. تو امید ہے کہ آپ بھی جاب کے لیے ہائر ہو جائیں گے اور آپ بھی ایک دن میری طرح اس چیئر پہ بیٹھے ہوں گے اور آپ ایسے ہی لیکچر دے رہے ہوں گے. تو بندے سارے خوش ہو جاتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں واہ جی واہ کمال ہو گیا، آگے ہماری بھی جاب لگنے والی ہے. اچھا دوستو، انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ جتنے بھی پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہیں نا، وہ جو بندہ لیکچر دے رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ میں نے اتنا اچیو کیا اور اس کمپنی میں بیٹھ کے میں نے بہت کچھ مطلب اچیو کر لیا اور انشاءاللہ آپ کا بھی وہ دن آئے گا. وہ بندہ کہتا ہے کہ جو بھی اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ ہیں نا، وہ سارے کے سارے چلے جائیں، باقی جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ہاسٹل میں رہنے کے لیے، جنہوں نے ہاسٹل کی فیس دی ہوئی ہے، وہ بیٹھے رہیں.
अब मैं ये सुन के परेशान हो गया, मैंने कहा यार कोई और बात है काम की जो ये हॉस्टल वालों को बताएँगे, क्योंकि उनसे फ़ीस भी ज़्यादा ली है। तो मैंने तो फ़ीस नहीं दी थी, मैंने तो सिर्फ़ लेक्चर की फ़ीस दी थी, मैंने तो 2000 रुपए उनको दिया था सिर्फ़। तो दोस्तों मैं बैठा रहा, मैं नहीं बाहर बाहर गया। तो जितने भी वो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग थे वो उठ के चले गए, मैं बैठा रहा। तो मैं चेयर लेके थोड़ा-सा आगे होके बैठ गया ना, मैं गौर करके मैं सुनने लगा था, मैंने कहा पता नहीं क्या बता रहे हैं ये। अच्छा भाइयों, तो उन्होंने बताया कि जितने भी आप हॉस्टल वाले दोस्त हैं, तो इनसे रात को एक और सेशन होगा और इनको सीक्रेट बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इस जॉब को हासिल कर सकते हैं, क्या इनके राज हैं, मतलब किस तरीके से वो मतलब एक और एजुकेशन की क्लास देंगे, सिखाएंगे, जिसके अंदर वो बताएंगे कि कैसे आप जल्दी हायर हो सकते हो और टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते हो। मतलब उनका रैंक रखा हुआ था कि यार कैसे आप मतलब है कि जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब लेक्चर हो जाने के बाद वो उनका कहना ये था कि जब वो लेक्चर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो टॉप 10 के अंदर जिनकी सिलेक्शन होगी, तो हम उनको वो गाइड करेंगे कि कैसे वो टॉप 10 के अंदर सिलेक्शन करा सकते हैं अपनी। तो मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया, मैं परेशान हो गया यार, मैंने कहा ये तो काम नहीं बनेगा, मैं तो फीस ही नहीं दी हॉस्टल की, मुझे हॉस्टल में लेके नहीं जाएंगे, तो ये तो इनको गाइडलाइन देंगे कि कैसे आपने टॉप 10 में आना है, तो मैं तो टॉप 10 में आ ही नहीं सकता। यकीन करें वो ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं बंदे का कि बंदा सोचता है कि बस मैं आ गया हूँ कंपनी के अंदर और ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है और ये मैं कर सकता हूँ, और मतलब उन्होंने ना बंदे को बिल्कुल ही फारिग कर देना होता है। वो जैसे बताते हैं, वो गाइड करते हैं, उनका तरीकाकार जो है वो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों मैं वहाँ से बाहर निकला, तो जो बंदा मेरे साथ था, जो बंदा मुझे गाइड कर रहा था ऑफिस के अंदर, जो मुझे रिसीव करने के लिए आया था, वो दोबारा मुझे मिला। उसने मुझसे पूछा कि सुना है क्या बना, आपको समझ आई काम की, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या मामला है। मैंने कहा भाई सारा कुछ ठीक है, मगर मुझे एक चीज़ बताएं कि उन्होंने मुझसे कहा, रूम के अंदर सब लोगों से बताया कि जो हॉस्टल में रहने वाले लोग हैं तो उनको गाइडलाइन दी जाएगी, एक अलग से सेशन होगा हॉस्टल के अंदर और उनको बताया जाएगा कि वो कैसे टॉप 10 लिस्ट में आ सकते हैं, टॉप 10 की सिलेक्शन में आ सकते हैं। तो भाई मैंने तो फीस नहीं दी, तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो मैं कैसे टॉप 10 की लिस्ट में आऊँगा, तो वो तो गाइडलाइन मैं नहीं सुन सकूँगा, मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो लिहाजा मैं वो सुनना चाहता हूँ और मैं हॉस्टल में जाना चाहता हूँ, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो भाई कहते ठीक है आप टेंशन ना लें, मैं सीनियर से पूछ के आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हॉस्टल में ले जाऊँ। मैंने कहा ठीक है सर। वो गया किसी भाई से पूछ के लेके आया, तो वो कहते कि ठीक है आपको हॉस्टल में ले जाते हैं हम, तो आप एक दिन रहे वहाँ पे, 2 दिन का सेशन है, ये सेशन सुनेंगे आप, लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद जो है ना आपने फीस जमा करा देनी है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई वो मुझे लेके गया हॉस्टल में, वो बंदा मेरे साथ, उसने टाई कोट पहनी हो, वो मुझे लेके गया जी हॉस्टल के अंदर, उसने मुझे बिठाया, बिठाने के बाद मुझे कहता जी आपने वॉशरूम जाना है। मैंने कहा हाँ, वो मेरे साथ ही है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा यार भाई मुझे एक बात बता, आपकी ड्यूटी क्या है, आप क्या काम करते हो, मतलब आपका काम क्या है, मतलब आप इतने सीनियर हो मुझसे मुझसे पहले आए हुए हो, सुबह से आप मेरे साथ हो, तो आपने काम नहीं करना, आप कैसे काम करोगे। तो वो कहता है यार मसला ये है कि आपका थोड़ा सा क्योंकि मसला है डिसेबिलिटी का, तो इस वजह से मैं आपके साथ हूँ, तो इस वजह से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मैंने कहा यार शायद ये सही कह रहा हो, ऐसे ही हो। तो बहरहाल उन्होंने भाई थोड़ी देर के बाद मुझे कहा कि आपने नमाज़ पढ़ी है। मैंने कहा नहीं, मैंने नमाज़ तो नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ना है वज़ू करके। मैंने कहा ठीक है, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा यार माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छे लोग हैं यार। बहरहाल मैंने नमाज़ पढ़ी, वज़ू किया, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जाके उनके पास बैठा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ। तो वो कहते क्यों जाना है आपने। मैंने कहा भाई मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। तो उस वक्त तकरीबन 4 का टाइम हो रहा था, मैं सुबह 7 बजे से गया हुआ था, 4 का टाइम हो रहा था, मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो आप, वो कहते कि आप टेंशन नहीं लें, हम खाना ला देते हैं आपको, खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो थोड़ी देर के बाद गया भाई, खाना लेके आया। वहीं बंदा जिसने मुझे रिसीव किया था, जो सुबह से मेरे साथ था, वो मेरे लिए खाना लेके आ रहा है। बाहर से गया, वो खाना लेके आया। मैं थोड़ा सा परेशान कि यार ये क्या हो रहा है यार, जॉब की मुझे ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ। इन्होंने एक अपना बंदा जो इनके पास पहले काम कर रहा है, उसको इतने काम होंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, उसको मेरे साथ क्यों लगा दिया, इतना मुझे वैल्यू क्यों दे रहे हैं, मैंने इनके लिए क्या किया है। बहरहाल जी मैं सोच सोच के परेशान। तो दोस्तों वो थोड़ी देर के बाद भाई आ गया खाना लेके, मैंने उसके साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद जी कुछ देर बैठे हम, कुछ देर बैठने के बाद वो बार बार मुझे मोबाइल पे दिखा रहा हो कि ये बंदा जी कार अचीवर है, ये बंदा जी इसने दुबई का विजिट किया हुआ है, इसी कंपनी की वजह से मोबाइल पे तस्वीरें दिखाई जा रहा है, तारीफ करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। यहाँ तक कि मैं मतलब परेशान हो गया कि यार, मैंने कहा यार क्या हो गया,
मैं क्या किन के हाथ आ गया मैं खुद बैठ के सोच के टेंशन में, ये बंदा 24 घंटे मेरे साथ बैठा हुआ है, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। मैंने खाना खाने के लिए बाहर जाने को कहा तो वो कहता कि नहीं मैं खुद लेके आता हूँ खाना। तो ये कोई गेम मुझे लग रही है। मैं खुद परेशान था, मैं दोपहर को गया था, मुझे थोड़ा सा डाउट पड़ गया था जब मैं, वो मुझसे पैसे मांग रहे थे 6,000, मैंने नहीं दिया, 2,000 दिया, तब से मुझे डाउट था कि मैंने कहा कोई गेम है इनकी। बहरहाल मैं ये चाह रहा था कि मैं इनका ना एंड देख के जाऊँगा, एंड होना क्या है, एंड पे इन्होंने मुझसे क्या कहना है। ठीक है, मेरे पास टाइम तो था, मैं तो वैसे ही वेला था सारे दिन का, तो मैं ये देख रहा था, मैंने कहा एंड में इन्होंने मेरे साथ क्या करना है, तो उनका एंड देखना चाह रहा था। तो बहरहाल दोस्तों वो मुझे बताता रहा, गाइड करता रहा, मोबाइल में पिक्चरें दिखाता रहा कि ये कार अचीवर है, कुछ दिन टाइम के बाद आपको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये सारी चीज़ें मुझे कैसे मिलेंगी, मैं तो अभी स्टार्ट किया है मैंने, मुझे तो पता ही नहीं है कंपनी क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है कंपनी का नाम क्या है, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। सिर्फ मुझे ये पता है कि एजुकेशन और हेल्थ पे काम करते हैं आप, मगर वो काम कैसे करते हैं, क्या काम करना है, वो भी मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं ये टेंशन ना लें, आप कल आप सेशन लेंगे, लेक्चर लेंगे, आपको सारा पता लग जाएगा, आपको सारी गाइडलाइन दे दी जाएगी, आप टेंशन ना लें, और इंशाल्लाह हम आपको ना टॉप 10 के अंदर सिलेक्शन करवाएंगे। मैंने कहा सर ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाईजान, मगरिब का टाइम हो गया, उन्होंने फिर से नमाज का कहा, मैंने वजू किया, वजू दोबारा नमाज के लिए चला गया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के भाई मैं आया तो उन्होंने कहा कि खाना लग गया नीचे, तो चल के खाना खाते हैं। तो भाईजान एक बिल्डिंग के नीचे एक उन्होंने रूम बनाया हुआ था, उस रूम के अंदर वो खाना दे रहे थे, जितने भी लड़के थे ना, तकरीबन उस वक्त 50-60 लड़का था। जो जब मैं नीचे गया ना, वो नीचे बैठा था, दस्तरखान बिछाया हुआ था, उन्होंने खाना दे रहे थे वो सबको। तो उन्होंने खाना खिलाया, खाना खाया हमने। खाना कैसा था इस बारे में आप ना ही पूछें तो बेहतर है, ठीक है जी। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद हम दोबारा अपने रूम में चले गए, ऊपर चले गए। वो बंदा मेरे साथ, जो वो बंदा मुझे सुबह रिसीव किया जिसने, वो बंदा अभी भी मेरे साथ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ मेरे साथ है। मैं पानी पीने के लिए उठने लगता हूँ तो वो खुद पानी लेके आता है, मुझे देता है। मैं इतनी इज्जत देख के, इतनी रिस्पेक्ट दे के, मैंने कहा यार क्या ही बात है यार, कितनी अच्छे लोग हैं। और नमाज का टाइम होता है, कहते हैं नमाज भी पढ़ें। मैंने कहा यार लोग तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाईजान, ऐसे हुआ कि मैं जब खाना खाने के बाद ऊपर गया तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा भाई मुझे एक चीज़ बता दें, मैं सुबह से परेशान हूँ, मुझे सिर्फ उस कंपनी का नाम बता दें कि एजुकेशन और हेल्थ के रिलेटेड उनके काम हैं, ठीक है, वो कंपनी क्या है, कंपनी का नाम बताएं मुझे। तो वो भाई ना मुझे कहते कि यार आपको पता लग जाएगा ना कल लेक्चर के अंदर। मैंने उन्हें बार बार ना तंग किया, मैंने कहा नहीं भाईजान, मुझे कल तो छोड़े, आप कल आप तो काम कर रहे हैं ना, आप मुझे कंपनी का नाम नहीं बता सकते, ये क्या बात हुई। बहरहाल जी उन्होंने तंग आ के ना, उन्होंने मुझे बताया, चला ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते टाइनची कंपनी का नाम है। क्या नाम है? टाइनची। उन्होंने मुझे नाम बताया, तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे उन्होंने नाम बताया तो वो मेरे साथ ही बैठे थे, वो मेरी जान नहीं छोड़ रहे थे। तो मैंने हैंड फ्री लगाई, कान के अंदर मोबाइल लिया, इंटरनेट पे सर्च किया कि ये टाइनची क्या कंपनी है, क्या नाम है, क्या चीज़ है। तो भाईजान जैसे मैंने सर्च किया तो मेरी तो आंखें पट्टी के पट्टी रह गई। वो ऐसे हुआ कि मैंने जब सर्च किया तो लाहौर के अंदर उनकी ब्रांचें थी, कराची के अंदर उनकी ब्रांचें थी, और लोगों के इंटरव्यू आए हुए थे यूट्यूब के ऊपर के यार इन्होंने मेरे साथ क्या किया, इन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे 2 महीने ज़ाया करा दिए, ये मुझे लेक्चर देते रहे, ऐसे बताते रहे कि हम आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके ना लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरव्यू आए हुए थे। और यूट्यूब पे जब मैंने ये सर्च किया, देखा ये, तो मैं तो डर गया। मैंने कहा यार ये तो काम खराब हो गया, ये तो इन्होंने कुछ दिन के बाद मुझसे कहना है कि और पैसे लेके आओ, और जहाँ से मर्जी करो पैसे लेके आओ। तो उनका असल में काम ये था कि वो ये करवाते थे कि वो बंदे लेके आते थे, उनका काम ही सिर्फ यही था कि बंदे लेके आने हैं। बंदे लेके आते थे, उनसे फर्स्ट टाइम 6,000 रुपये फीस पे करवाते थे, हॉस्टल वगैरह की और खाने वगैरह की। अच्छा, वो फीस पे करवाने के बाद वो 2 दिन का 3 दिन का उनका लेक्चर होता है। वो लेक्चर देने के बाद फिर वो बंदे को कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में मुझे आज तक कहीं नज़र नहीं आया, सिर्फ उन्हीं के पास होता है वो प्रोडक्ट। तो मेरे अंदाजे में वो चीज़ होती है 2,000-2,500 की, और वो परचेज़ करवाते हैं 50 से 60,000 तक का। तो वो बंदे को कहते हैं कि अगर आपने इस कंपनी का मेंबर बनना है तो आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो जब वो बंदा प्रोडक्ट ले लेता है उनकी बातों में आके या लालच में आके, तो फिर वो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है जी आप कंपनी का हिस्सा बन गए। उन्होंने कार्ड बना के दे देते हैं, एक मेंबरशिप का कार्ड बना के दे देते हैं, उसके ऊपर एक कोड वगैरह लिखा होता है।
तो वो कहते हैं कि अब आपने ऐसे करना है, आपका काम ही है, आपकी ड्यूटी ही है, आप मेंबर बन गए हैं, आपने ये करना है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जितने भी आपके जानने वाले रिलेटिव लोग हैं, तो उनको बुलाना है आपने, उन्हें कहना है कि जॉब है, ऐसे गाइड करना है जैसे हम आपको लेके आए। तो वो जब हमारे पास आएंगे तो हम उनसे जो हम पैसे लेंगे उसमें से आपके परसेंटेज होंगे, मतलब आपका कमीशन होगा उसमें से, वो हम आपको पे करेंगे। तो ये उसको कह रहे थे नेटवर्क के नाम से कुछ बता रहे थे कि नेटवर्किंग का काम है, मतलब है कि नेटवर्क बनाना है। और हमारे नेटवर्क बने हुए हैं, हम लोगों को लेके आए हैं, तो वो जितनी अर्निंग कर रहे हैं उस अर्निंग में से हमें मिल रहे हैं पैसे, मतलब वो उनमें से जितनी भी परसेंटेज का हिसाब होता है उनका, कोई जो भी बंदा लेके आएगा किसी बंदे को वो पैसे देगा, तो उसमें से वो कुछ परसेंटेज आपको भी देंगे, उसमें वो सैलरी आपकी बन के आएगी। तो आपने ऐसे करना है। वो मैंने यूट्यूब पे ये सारी डिटेल देखी, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आपने पैसे देने हैं या कोई प्रोडक्ट आपने हमसे परचेज करने हैं। जैसे मैंने उनका नाम सर्च किया टाइनशी के नाम से, टाइन के नाम से, तो वो सारी डिटेल मेरे सामने आ गई, लोगों के मुख्तलिफ इंटरव्यू आ गए। और लाहौर के अंदर तो एक उनके ऑफिस के ऊपर छापा भी पड़ा था और वो इन सबको पकड़ के भी ले गए थे, ये भी मैंने वीडियो देखी। भाईजान जब मैंने ये सारा कुछ देखा, जब पता लगा कि ये असल में है क्या चीज़, तो भाईजान मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा यार मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त आया है, तो मैं उसे मिल के ना आ जाता हूँ। मुझे पता था कि ऐसे उन्होंने नहीं जाने देना मुझे। वो बंदा परेशान हो गया, उसकी हवाएं उड़ गई, वो कहता है यार आप नीचे क्यों जा रहे हो, अभी हमारा दोबारा लेक्चर शुरू होने वाला है। मैंने कहा यार मुझे काम है थोड़ा सा, मैंने जाना है, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं, मैं लेक्चर ले लूँगा, टेंशन ना लें आप। वो कहते चलें ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, मैं पहले सीनियर से पूछूंगा उसके बाद आपको इजाज़त दूंगा। मैंने कहा ठीक है पूछ लें। वो पूछने के लिए गया, उतनी देर में जितनी देर में वो पूछने के लिए गया, मैं उठा, अपना जूता वगैरह पहना, मैं सीढ़ियों पे आ गया नीचे जाने के लिए ना। तो वो बंदा आया, मुझे देखा कि मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूँ, अंदर पूछने के लिए गया था वो अपने सीनियर से, तो उसे पता लग गया कि इसने अब जाना है, रुकना है नहीं। तो उसने कहा ठीक है, मैंने उनसे पूछ लिया, तो आप जा सकते हैं, चले जाएं। मैंने कहा चलें ठीक है जी। तो वो कहता आप ऐसा करें ना, हम आपके ना साथ मैं आपके साथ चलता हूँ। वो ये मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, ये क्यों कह रहा है कि इतनी ठंड में, रात का टाइम था तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार आप सर्दी में ठंड में ऐसे क्यों जाओगे, आप मेरे सीनियर हो, आप मुझसे पहले आए हो, आप काम जानते हो, सब चीज़ों का आपको पता है, आपको मेरी टेंशन क्यों है, आप टेंशन ना लें, मैं जाता हूँ, मैं दोस्त को मिल के आ जाता हूँ 10 मिनट में। बहरहाल जी वो बंदा जो है ना, वो सीढ़ियों से मेरे साथ ही नीचे आया है ना, वो मेरे नीचे बाइक खड़ी थी, वो बाइक तक मेरे साथ आया, नज़दीक आया मेरे पास, मतलब मेरे साथ ही रुका रहा। मैंने बाइक ली, बाइक लेने के बाद मैंने उस भाई को कहा भाई आप टेंशन ना लें, मैं कुछ देर तक आ जाता हूँ, मैं सारा दिन घूमने का काम है मेरा, और मैं कहीं गुम नहीं होता, आप ये टेंशन ना लें, मैं कुछ देर तक आ जाता हूँ। तो वो बंदा कहता चलें ठीक है जी, वो उसका मूड नहीं था, वो कहता यार ऐसे होता नहीं है जैसे आप कर रहे हो। मैं परेशान, यार ये बंदा क्यों परेशान हो रहा है, मुझे तो पता लग गया ना कि ये कंपनी क्या है और इन्होंने करना क्या है मेरे साथ। तो मैंने कहा जितना मेरा नुकसान हो गया वो उसको छोड़ो और अपनी जान बचाओ और निकलो, इससे पहले कि इन्होंने और पैसे मांगने और फिर दोबारा इनके दलदल में फंसने से अच्छा है तो पहले अपनी जान निकलवा के बंदा निकल जाए। तो वो बंदा मेरे साथ खड़ा खड़ा वो कहता है यार आप मुझे ले जाओ ना साथ में। मैंने कहा नहीं यार मैं आपको नहीं लेके जा सकता, मैं दोस्त को मिल के आ रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। तो भाई मैंने वहाँ से बाइक निकाली, बाइक निकाल के मैं अपने घर आ गया, अपने क्वार्टर पे आ गया। उनकी पीछे कॉलें आ रही थी, मैंने कॉल उनकी रिसीव नहीं करा था। अच्छा जब उन्होंने ज़्यादा कॉलें की तो फिर मैंने उनकी कॉल रिसीव कर ली। कॉल रिसीव करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ भाई आप कहाँ चले गए हैं। मैंने कहा सर मुझे आपका सारा पता लग गया, मैंने नेट पे आपके बारे में सर्च किया है, तो ये आपकी कंपनी है, ये आपका काम है। उनको सारी डिटेल बताई और जो यूट्यूब के लिंक थे वो भी उनके पास व्हाट्सएप पे सेंड किए। उन्होंने देख लिया कि यार ये बंदे को तो पता लग गया। अच्छा मज़े की बात ये है, जो उनका जो कार्ड है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उसकी पिक्चर लेके ना आपको दिखा दूंगा, इसमें वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। वो कार्ड की दूंगा, वो कार्ड के ऊपर उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट पर्पस फॉर जॉब। तो मैं तो मैंने वो कार्ड भी उनको सेंड किया। मैंने कहा सर जो आपने कार्ड बना के दिया है, जिसके ऊपर आपने लेक्चर दिया है, जो आप कहते हैं कि ये कार्ड के बगैर आप लेक्चर रूम में दाखिल नहीं हो सकते, तो उस पर तो आपने लिखा हुआ है सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है जिससे पता लगता है कि हाँ भी आपकी टीम का मेंबर है बंदा, जिस पे आपने पैसे चार्ज किए हैं, जो बंदा जॉब के लिए आया है, जिसे आप कहते हैं जॉब देंगे, उसमें पहले आपने लिखा हुआ है कि दिस नॉट पर्पस फॉर जॉब। तो सर मुझे बताया कि कैसे आप मुझे नौकरी देंगे, ये तो इस पे भी आपने लिखा हुआ कि जॉब ही नहीं है, आपकी जॉब की है ही नहीं ये सिस्टम। उस पर लिखा हुआ था जी कि ये सिर्फ ट्रेनिंग सेशन है, ये ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं, बिजनेस के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं आप।
تو وہ بندہ کہتا ٹھیک ہے جی آپ نے نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر آپ آئی ڈی کارڈ تو لے جائیں اپنا. مجھے پھر یاد آیا کہ یار میں آئی ڈی کارڈ انہوں نے ڈاکومنٹس لیے تھے, مجھے تو بٹھا دیا تھا ایک الگ سے روم میں, تو آئی ڈی کارڈ بھی ان کے پاس تھا میرا, تو ڈاکومنٹس وہ ان کے پاس رہ گئے تھے میرے, تو آئی ڈی کارڈ بھی ان کے پاس رہ گیا تھا. میں پریشان, میں نے کہا یار یہ تو کام خراب ہو گیا, میں تو چلا آیا یہاں پہ اور میرا کارڈ تو وہاں رہ گیا. تو وہ کہتے ٹھیک ہے آپ کارڈ لے جائیں اپنا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان میں صبح آ کے کارڈ اپنا لے جاؤں گا. تو وہ کہتے ٹھیک ہے. تو بھائی جان میں صبح ساری رات تو پہلے ٹینشن میں رہا ہوں کہ یار میرے کارڈ کے ساتھ کچھ کر نہ دیں. وہ ایسے ہے کہ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ پہ قرضہ وغیرہ مل جاتا ہے آن لائن, تو میں اس وجہ سے پریشان تھا کہ یار میرے کارڈ پہ کوئی قرضہ وغیرہ نہ لے لیں. بہرحال دوستوں رات گزر گئی, صبح آئی, تو صبح میں اٹھا تو اٹھتے ہی میں بھاگا ان کے پاس. میں سب سے پہلے ان کے پاس گیا میں کارڈ لینے کے لیے. تو بھائی جان کارڈ لینے کے لیے جب میں گیا تو وہ سنڈے کا دن تھا. تو جب میں نے ان کے اندر آفس داخل ہوا, پہلے میں نیچے کھڑا ہو گیا, ان کو میں نے کال کی, میں نے کہا بھائی میرا کارڈ دے دے میں نیچے آ گیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں آپ اوپر آئیں گے تو آپ کو کارڈ ملے گا آفس کے اندر, نیچے تو نہیں ملے گا. بہرحال بھائی میں نے وہاں پہ بائک کھڑی کی, اوپر چلا گیا. جب میں نے اوپر جا کے دیکھا تو میں تو حیران رہ گیا, وہ تو اس دن سے بھی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے, یقین کریں گے, اور لائن لگی ہوئی تھی بہت لمبی, اور ان کی بلڈنگ سے نیچے تک کی لائن لگی ہوئی تھی جو یہ کارڈ بنوانے کے لیے فیس جمع کرانے کے لیے لائن لگائی ہوئی تھی انہوں نے. تو میں پریشان, میں نے کہا یار ان کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ کتنے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ. بہرحال میں ان کے پاس گیا, ان کو میں نے دوبارہ کال کی, میں نے کہا بھائی جان میں آفس کے اندر آ گیا ہوں, تو مجھے مہربانی کریں میرا آئی ڈی کارڈ دے دیں تو میں جاؤں یہاں سے. تو بھائی صاحب انہوں نے مجھے ایک سیپریٹ روم میں بٹھا دیا جس پہ کوئی بھی نہیں تھا, الگ سے کر کے بٹھا دیا. ایک بندہ لے آیا, انہوں نے مجھے کہا کہ اس روم میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ نے باہر نہیں نکلنا. ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ بندہ باہر آ کے اگر کسی کو کوئی بات کرتا ہے یا کوئی بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے یا کوئی بات بھی کسی بندے کو کر دی تو یہ جتنی ہماری گیم چل رہی ہے یہ ساری خراب ہو جائے گی. وہ بندہ جی میرے اوپر پریشر ڈال کے گیا, جی آپ نے باہر نہیں نکلنا, آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. بہرحال جی میں ٹھیک ہے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں چپ ہو گیا. میں چپ کر کے بیٹھ گیا. چپ کر کے بیٹھنے کے بعد بھائی جان تھوڑی سی دیر ہوئی, تھوڑی سی دیر تک وہ کوئی بندہ میرے پاس نہیں آیا, نہ انہوں نے مجھے آئی ڈی کارڈ دیا. پھر میں نے دوبارہ ان کو کال کی, تو وہ کہتے جی باہر گارڈ بیٹھا ہے, گارڈ سے بات کروائی. میں نے گارڈ سے بات کروائی, تو وہ کہتے یار آپ کچھ ویٹ کرو, وہ بھائی آ جاتے ہیں, آپ کو کارڈ دے جاتے ہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر مجھے ویٹ کرایا, تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ویٹ کرایا انہوں نے, کارڈ نہیں دیا مجھے. تو دوبارہ میں اٹھا باہر گیا, میں گارڈ کے پاس, میں نے کہا بھائی جان میرا کارڈ دے دیں, مہربانی کریں مجھے جلدی ہے تھوڑی سی. بہرحال جی وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ ساری چیزیں اس کو پتہ لگ گئی ہیں اور یہ اب نہیں بیٹھے گا, اس نے بات نہیں سننی. اصل میں ان کا یہ پلان تھا کہ جب کارڈ لینے کے لیے آئے گا تو پھر اس کا برین واش کیا جائے گا, پھر دوبارہ اس کو نا بیٹھ کے سمجھانے کی کور کرنے کی کوشش کریں گے, جہاں تک مجھے فیل ہوا. تو وہ بندہ گیا, گارڈ گیا, تو میرا کارڈ لے کے آیا, تو کارڈ اس نے مجھے آ کے دیا. میں نے کارڈ لیا, کارڈ لینے کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا. تو جتنا میں کر سکتا تھا دوستوں, کیونکہ یہ بہت بڑا مافیا ہے, میں اس سے الجھنا نہیں چاہتا تھا. مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں کر رہے. تو جیسے میں باہر نکلا, باہر نکلنے کے بعد بھائی جان 2 لڑکے کھڑے تھے باہر جو لائن میں لگے ہوئے تھے. مجھے پتا تھا کہ انہوں نے بھی یہ فیس وغیرہ جمع کرانی ہے اور اسی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں, جاب کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کے کان میں کہا کہ بھائی جان یہاں پہ کوئی جاب وہ نہیں مل رہی, یہ آپ کو پاگل بنا رہی ہے, یہ آپ کو لوٹیں گے, تو مہربانی کر کے نکل جاؤ. تو وہ کہتے ہیں یار آپ پاگل ہو, اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ سارے پاگل کے پاگل ہیں جتنے لوگوں نے یہ اتنی لائن لگائی ہوئی ہے, ان کا آفس دیکھ لیں اتنا بڑا آفس ہے, آپ مجھے کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہو. الٹا وہ بھائی مجھے کہنا شروع ہو گیا. میں نے تو بھائی اسے بتا دیا, اپنا میرا کام تھا, میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یار یہ غلط ہو رہا ہے, تو یہ آپ کو جھوٹ بول کے انہوں نے بلایا ہوا ہے جاب کے نام پہ, انہوں نے آپ سے کام اور کروانا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ بعد میں دوسرے لوگوں کو لے کے آؤ, تو ان لوگوں سے ہم پیسے لیں گے اور اس میں سے آپ کو کمیشن ملے گا. تو میں نے اسے بتایا, اس نے نہیں مانا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں مانوں تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا. تو میں نیچے آیا, میں اپنے بائک لے کے پھر میں گھر چلا آیا. تو میرے بھائیوں یہ کہانی تھی میری جو میرے ساتھ کچھ دن پہلے ہوئی ہے. تو مجھے لگا کہ یار بتانی چاہیے, اپنی سٹوری سنانی چاہیے, اس لیے سنانی چاہیے کہ جو لوگ ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں, جو سادہ لوگ ہوتے ہیں, جو جاب کے سلسلے میں آتے ہیں اور آ کے ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں, یہ بالکل بندے کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, ان سے پیسے لے لیتے ہیں, اور ان کا جتنا بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ایسے سمجھے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اندر سے, وہ کام آگے نہیں کر سکتے, وہ کہیں پہ بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کسی کمپنی میں جا کے جاب نہیں کر سکتے. وہ جاب کا کہیں گے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں فراڈ ہوگا, تو وہ بندے کو بالکل ہی اندر سے ختم کر دیتے ہیں. یہ پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, پیسے تو وہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, وہ پیسہ بندہ پھر سے کما لیتا ہے, ہر بندہ اتنا تو ہوتا ہے اللہ میں پیسہ تو وہ, مگر اصل جو چیز جو وہ لے لیتے ہیں نا,
وہ ان کا اندر کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو ان کا جذبہ ہوتا ہے، جو ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خود پر سے ان کا اعتبار ہی ختم کر دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ دھوکا ہو جائے تو اس کا خود کا اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور وہ جو جس کو بھی جا کے بتائے گا کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ بندہ بھی اس کے اوپر مذاق اڑائے گا، اس کے نا اس کے بالکل ہی اسے کہے گا کہ یار تم پاگل ہو، تم کیسے پھنس گئے ان کے چکروں میں۔ حالانکہ ان کا جو نظام ہے، وہ کوئی بھی بندے کو، کسی بھی بندے کو پھنسا سکتے ہیں۔ ان کا مطلب جیسے برین واش کرنے کا ان کا جو نظام ہے، کسی بھی بندے کو پاگل بنا سکتے ہیں، کسی بھی بندے کو۔ ان کا جو انہوں نے پورا ایک پلازا لے رکھا ہے، اتنے ان کے پاس جاب کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، بندے کو نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ جاب دیں گے آگے، یہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ جاب کے لیے جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے یار وہ بندہ آپ کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ سے پیسے تو نہیں لے رہا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو مجھے تو بہت دکھ ہوا بھائی جان، میں دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ یار یہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، اور وہ بھی اسلام آباد میں، اور وہ بھی وفاق کے اندر، دارالحکومت ہے ہمارے ملک کا، کیپٹل ہے ہمارے ملک کا، اور یہاں پہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کا جو ایک نظام ہوتا ہے کام کرنے کا، جاب کرنے کا، وہ بالکل ہی ان کو نچوڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ تو بندہ کیا کرے گا، وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بے روزگاری اتنی ہے، حالات اتنے تنگ ہیں، اور جاب کے نام پہ یہ کام ہو تو بندہ کہاں جائے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ تو میرا کام تھا بھائی آپ لوگوں کو اپنی سٹوری سنانا، بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آگے میرے بھائی آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں۔ تو میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں بھائی، جو میرے ساتھ ہوا غلط ہوا تو وہ میں نے بتایا۔ تو میرے تمام دوست احتیاط کیجیے گا، جب بھی جاب کے لیے جائیں ایسے بلیک میلر کے ہاتھوں سے بچیے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں میرے بھائی، اللہ میاں سب کو خیریت میں رکھے، اللہ میاں سب کو صحت اور تندرستی دے۔ اور میرا چینل دیکھنے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو بہت بہت شکریہ، دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی جان۔ میں اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے، میں نے سٹارٹ کیا ہے، تو آپ دوستوں کی ضرورت ہے، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، تھینک یو۔